पकड़ो पकड़ो उसे, भागने ना पाए कमीना। आगे भागते कुंवर को पीछे भागती आद्या और साथ भागता कॉलेज स्टूडेंट का एक ग्रुप। यह दृश्य है नरोत्तम दास मैनेजमेंट कॉलेज के खुले मैदान का, जहां आज प्लेसमेंट का दिन है और हमारे हीरो कुंवर अपनी बेस्ट फ्रेंड आद्या के डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग रहे हैं। हम सब उसे नहीं पकड़ पाएंगे आद्या, वो तो एथलीट लगता है, तुम खुद ही निमटना। हाँ, आद्या का नाम बुला बुला कर जब प्यून थक जाता है, उसके नाम के आगे एब्सेंट लगाकर प्लेसमेंट के लिए आई कंपनी ने दूसरे कैंडिडेट को बुलाना ही उचित समझा। कुंवर भागता हुआ सीधा कॉलेज के दूसरे छोर पर बनी कैंटीन में पदार्पण कर चुका था और सीट पर बैठते ही पानी की बोतल खाली करके समोसे और चाय का ऑर्डर देकर आराम से कुर्सी पर फैलकर बैठ जाता है। पीछे पीछे भागती हुई आद्या की स्पीड भी अब कम हो गई थी। थके कदमों से आकर वो कुर्सी पर बैठ जाती है। कुंवर उसके आगे पानी की बोतल बढ़ाता है। आद्या पानी की बोतल झपटकर उसके मुंह पर पानी उड़ेल देती है। कुत्ते कमीने, साले सुअर, तेरी वजह से आज मेरा इतनी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन रुक गया। तुझे तो मैं। आद्या आगे बढ़कर कुंवर के बाल नोच लेती है। इन सबके बीच कुंवर सिर्फ खिलखिलाता रह जाता है। माफ़ कर दे मेरी माँ, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। गलती गलती है ये। हमारे एमबीए का ये दूसरा साल चल रहा है, इसके बाद क्या होगा सोचा है तूने? तेरी वजह से इतनी अच्छी जॉब हाथ से निकल गई। अब मैं तेरी इस सारी की क्या करूं? अचार डालूं? हंसता हुआ कुंवर उसके हाथ अपने गालों पर मारते हुए, बस ले और मार ले मेरी माँ, बस। बस क्या, मेरा साल बर्बाद हो गया। पिछले साल भी तूने मेरी इंटरव्यू टीम में बुराई करके मेरा प्लेसमेंट नहीं होने दिया और इस बार भी। आखिर तू चाहता क्या है? और हंसते हंसते पेट पकड़कर कहता है, तुझे कुछ आता भी है जो जाएगी कंपनी संभालने? पहले अच्छे से पढ़ तो ले। कुंवर कुत्ते, तेरी तो मैं। आद्या उसका गला दबाने लगती है। तभी उसके और फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। बस भी करो यार, तुम दोनों का ये रोज़ रोज़ की लड़ाई। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते और बिना लड़े जी भी नहीं पाते। चुप कर बे आंसू, ये बता तेरा सिलेक्शन हुआ? कहाँ यार, वो मेरा ग्रुप फाइनेंस है ना, तो उसमें स्कोप कम है थोड़ा। देख लो आद्या, फाइनेंस में स्कोप कम है। तू चुप कर कुंवर। अच्छा, गुस्सा थूक। ये देखो तेरे लिए बढ़िया इलायची डालकर चाय बनवाई है और समोसे भी हैं, एक खाकर तो देख। मजाक मत कर यार कुंवर। अच्छा, मुँह मत सड़ा, खा ले मेरी जान। आद्या समोसा उठाकर खाने लगती है। तभी क्लास की जिया और माया भी आ जाती हैं। तुम लोगों ने तो पूरा कॉलेज हिलाकर रख दिया है। वहाँ बेचारा प्यून तुम दोनों के नाम ले लेकर मर गया और तुम दोनों आए ही नहीं। आद्या चुपचाप समोसे खाने में लगी रहती है। ये सब इस कुंवर की वजह से हुआ है। तेरा भी काम बिगाड़ दिया इसने अपने साथ साथ, है ना आद्या? माया की बात सुन आद्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो माया, ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम इसमें ज़्यादा आग ना लगाओ तो अच्छा है। मुझे क्या पड़ी है, बाहर में जाओ। माया मुंह बनाते हुए चली जाती है। कुंवर हंसते हुए, तू अलग ही नमूना है दुनिया में। अब तक मेरे ऊपर चिल्ला रही थी इसी बात को लेकर, अब जब माया ने सेम बात की तो तुझे उस पर गुस्सा आ गई। हद है, तू नहीं समझेगा कुंवर। मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तुझे कुछ भी कहूँ, तू मेरा है, समझा? कोई और तुझे कुछ बोल कर तो देखे। अरे बाप रे बाप, बस बस, इतनी खुशी, कहीं मैं मर ही ना जाऊँ। कुंवर मरने की एक्टिंग करता है। तू मर भी गया ना तो भी तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, समझा मेरी जान। ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों कॉलेज से घर आ जाते हैं। आद्या का घर उसी शहर में था जबकि कुंवर का घर राजस्थान में था। दोनों, आद्या और कुंवर, मैनेजमेंट एग्ज़ाम के एंट्रेंस में मिले। दोनों का सिलेक्शन हुआ। दोनों ने साथ ही ज्वाइन किया। दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ थे, पर इनकी दोस्ती ऐसा लगता था मानो कितनी पुरानी और गहरी है। कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी दोनों के बारे में जानते थे। उन दोनों को अलग अलग ग्रुप में कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता था। दोनों ने कई बार टीचर्स की जान खा ली थी।
आद्या के घर में भी सभी कुंवर के बारे में अच्छे से जानते थे। दोनों ने सेम सब्जेक्ट भी चुने थे, जिससे कि कभी नोट्स कॉपी करना हो तो आसानी से हो। कुल मिलाकर दो जिस्म थे, पर जान एक ही थी। इतनी दोस्ती उनमें क्यों थी, कैसी थी, किसी को नहीं पता था। खुद वो दोनों भी इससे अनजान थे। 6 फीट के कुंवर को 5 फुट 4 इंच की आद्या कूट देती थी और वो पिट भी जाता था, और कोई कुंवर को नाम लेकर नहीं पुकारता था। वही आद्या उसे कुत्ते कमीने जैसी गालियाँ नवाजती थी। कॉलेज में दोनों की पक्की दोस्ती के चर्चे थे। दोनों की गालियाँ और दोनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था। इसके बाद सब अलग अलग अपने अपने ठिकाने बनाने वाले थे। आद्या अपने घर की समझदार बच्ची थी। पापा, माँ और बड़ी बहन के साथ रहते हुए उसने जल्दी ही अपनी जिम्मेदारी समझ ली थी। वो जानती थी कैसे पापा उसके बिजनेस स्कूल की फीस का जुगाड़ लगाते हैं। बड़ी बहन की शादी भी होनी थी और पापा को अकेले कमाता देख कभी कभी आद्या को बुरा तो लगता था, पर कुंवर को भी वो अच्छे से जानती थी। कुंवर उसे उसी कंपनी में जॉब के लिए बोलता था जहाँ वो खुद ज्वाइन करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि आद्या नहीं चाहती थी साथ में काम करना, पर वो जो मिल रहा था उसमें खुश थी। फिर भी कुंवर तो फिर कुंवर ही था। कुंवर नाम जब पहली बार एंट्रेंस में आद्या ने सुना तो उसकी तो हंसते हंसते हालत ख़राब हो गई। उसने कुंवर नाम का खूब मजाक बनाया। ऐसा नाम, कहीं के कुंवर सा होगे तुम। तभी तो कुंवर अपनी बेइज्जती में भी उसके लिए हंसता रहा। बस यही हंसी दोनों की दोस्ती का कारण बनी थी। ऐसा नहीं था कि कुंवर में कोई कमी थी, बिल्कुल भी नहीं। वो तो निहायत ही खूबसूरत तरासा हुआ लड़का था। 6 फीट की लंबाई, हल्का तपा हुआ रंग, जिसे देखकर एक सुरमा वाली वाइब आती थी। एक तो जिम का शौकीन, दूसरा गाने में माहिर। लड़कियों को तो बस कुंवर से चिपकने का कारण चाहिए होता था, पर अपनी आद्या कम थोड़ी ना थी। वो भी ऐन मौके पर काला हिट बनकर उनके बीच पहुंच जाती और सबको भगा देती। बेचारा कुंवर बस देखता ही रह जाता। दूसरी तरफ जैसे ही कोई लड़का आद्या की तरफ कदम बढ़ाता, ये कुंवर महाराज लड़के की बैंड बजा देते। दोनों ही एक दूसरे के दोस्त होने के साथ साथ अच्छे खासे कमीने भी थे। कुंवर के घर वाले समय से पैसे भेज देते थे, जिससे कुंवर के साथ साथ आद्या की ज़िंदगी भी चल निकली थी। कोई ज़रूरत पड़ने पर कुंवर फ़ौरन मदद कर देता था, इसीलिए वो आद्या के घर में भी पूरा फेमस था। कुल मिलाकर दोनों की दोस्ती देख क्लास के लोगों को रश्क होता था कि यार अपनी दोस्ती ऐसे क्यों नहीं है। क्लास में जब एक को डांट पड़ती तो दूसरा जबरन खड़ा हो जाता और टीचर से उलझकर डांट खा लेता। कुल मिलाकर सच्ची दोस्ती का कोई पैमाना होता तो दोनों नंबर 1 की रेस में होते। क्लास में सर आद्या को प्लेसमेंट में न जाने के लिए डांट सुना रहे होते हैं कि कुंवर की एंट्री होती है। सर भी शांत होकर अपना बिजनेस मॉडल पढ़ाना शुरू कर देते हैं। माया और जिया हंसते हुए। इन दोनों के चक्कर में बेचारे सर भी बोलने से डरते हैं। कुंवर अपना बैग लेकर सीधा आद्या के बगल में बैठ जाता है। आद्या उसके बैग को खिसका देती है। यहाँ नहीं, पीछे बैठो। अरे पर काहे? काहे क्या होता है? क्लास 11 बजे लग गई थी और तुम पूरे 5 मिनट 36 सेकंड लेट हो। पीछे बैठो। अरे ओ मेरी जान, ना हो परेशान। नाराज़ क्यों हो रही हो मेरी मोटो? चलो बैठने दो ना। मोटो? मैं मोटो? रुको बताती हूँ। हाथ में लिया पेन वो कुंवर की उंगली में गड़ा देती है। कुंवर की चीख निकल जाती है और क्लास में सब हंसने लगते हैं। सर उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। 5 मिनट में ही दोनों क्लास के बाहर निकल आते हैं। मिल गई खुशी? हो गई पढ़ाई? कुंवर हल्का गुस्से में बोलता है। हाँ, हो गई पढ़ाई। ये वर्मा सर रोज़ रोज़ एक ही बिजनेस मॉडल पढ़ा कर मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं। आज तो मैंने सोच लिया था ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना, इसलिए अच्छा ही हुआ। आद्या हंसने लगती है। ओह, तो ये रीज़न था। अभी कहीं मेरी वजह से सर ने बाहर निकाला होता तो अब तक तुम मेरी जान खा जाती। बदतमीज़, चुप करो यार। बाहर चलें? बाहर कहाँ? मेरे सर पर, आद्या गुस्से में कहती है। तेरे सर पर? वैसे ही 5 फुटिया है,
तेरे सर पर घूमे तो बौनी बन जाएगी। हा हा। बस बस लम्बू जी, कैंटीन चलें? आज चीज़ सैंडविच और ब्लू क्रोसो पियेंगे। पूरे 300 रुपये हैं मेरे पास। आद्या की बचकानी बात सुनकर कुंवर हंसते हुए, मोटी पैसे की चिंता क्या करती है? आद्या गुस्से से कुंवर को एक मुक्का मारते हुए, खबरदार जो मोटा बोला तो मेरा वेट बस 55 किलो ही तो है। 55? ओ तेरी, मोटी नहीं, तू तो भैंस है, भैंस। कुंवर के मुंह से ऐसा सुन आद्या रोना मुंह बना लेती है और वहाँ से जाने लगती है। कुंवर भागकर उसका हाथ थाम लेता है और कहता है, अरे पागल, मजाक कर रहा था, तू बहुत सुंदर है मेरी जान। आद्या भी हंस देती है और उसके गले लग जाती है। अब चलो, तुम्हारा कभी खुशी कभी गम हो गया हो तो दोनों कैंटीन आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास छूटने पर उनके क्लास की कई लड़कियां आकर कुंवर के पास बैठ जाती हैं। कुंवर उनके लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। बस फिर क्या था, आद्या वहाँ से उठकर जबरन ह्यूमन रिसोर्स की क्लास में घुस जाती है। इधर कुंवर चिल्लाता रह जाता है कि हुआ क्या। कुंवर इस तरह आद्या को जाता देख उसके पीछे भागता है। ये लड़की भी ना पूरी पागल है। अरे क्या हुआ, कुछ बताना नहीं, बस मुंह बनाकर बैठ जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स की क्लास में एंट्री कर ही रहा था कि क्लास की सबसे खूबसूरत और स्मार्ट लड़की जोई से टकरा जाता है। जोई पुर्तगाल की निवासी थी और स्टूडेंट एक्सचेंज पॉलिसी के दौरान उसका एडमिशन यहाँ नरोत्तम दास मैनेजमेंट कॉलेज में हुआ था। एक पल को जोई भी कुंवर को देखती रह जाती है। कुंवर एक नज़र जोई को देख आगे बढ़कर आद्या को ढूंढने लगता है। बाकी लड़के सिर्फ कुंवर की किस्मत के कसीदे पढ़ रहे थे। साला जोई से टकराकर भी उस आद्या को ढूंढता फिर रहा है। आद्या जब कुंवर को जोई से टकराता देखती है तो उसका आधा खून जल जाता है। कुंवर भागता उसके बगल में बैठ जाता है। अब बस भी करो, इतना गुस्सा कौन करता है? बस करो? ओके मिस्टर कुंवर। और तू क्यों मुँह सुजा रही है? कुंवर, मेरे साथ बहस मत कर, मैं कंटाब लगा दूंगी। ओह तेरी, मार ले, विष पूरी कर लेना अपनी। ज़्यादा तिलचट्टा मत बन मेरे आगे। जा, रूस जा। ज़्यादा पंजाबी ना झाड़ कुंवर। क्यों हंस हंस के पैसे खर्च कर रहा था उस राखी, माया और जोई पर? जोई? उसे तो मैं जानता तक नहीं। चल चल, अभी तो तू टकराया था। ओह, मानो अब जान के टकराया था मैं। तू भी ना आद्या फुल नमूना है। देख कुंवर, तू मेरा दोस्त है, बस मेरा ही रहे। ज़्यादा चिपकना है उनसे तो जा उनका ही दोस्त बन जा। ओह मेरी माँ, माफ़ कर दे। ह्यूमन रिसोर्स का लेक्चर ले ले। कुंवर की बात पर भी आद्या मुंह बनाकर क्लास अटेंड करती है और फिर लाइब्रेरी आ जाती है। तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है? तो तेरे साथ ही तो रहता हूँ। वाह वाह, मेरे साथ रहता है। कल तो बड़ा मज़े कर रहा था, मैंने देखा डीप बुक पर। ओह मेरी माँ, माफ़ कर दे। अब गुस्सा थूक। और ये फिर से लाइब्रेरी क्यों जा रही है? आज एक नया कैफ़े खुला है, चलते हैं ना? मुझे पढ़ाई करनी है, वैसे भी अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। यार अभी 4 महीने हैं एग्ज़ाम में। तो क्या, बहुत टाइम है। अच्छा अब कान पकड़ता हूँ, नहीं बात करूँगा उन सब राखी और फलना दमका से। प्रॉमिस? पक्का मेरी जान। आद्या कुंवर के गले में बाँह डाल देती है। चलो चलें। दोनों खुशी से पास के कैफ़े के लिए निकल जाते हैं। कमाल का पिज़्ज़ा था यार ये तो, और ये ब्लू क्रोसो पीकर तो मज़े आ गए। बोला था ना। कुंवर अपनी पीठ थपथपाता है। सुन, तू मेरा एक काम कर देगी? बोल ना। अरे मेरा फाइनेंस का असाइनमेंट लिख देगी। अच्छा, कल सबमिट करने का लास्ट डेट है तो तुझे असाइनमेंट याद आई है। तू पका मत, बोल लिखेगी? क्यों, तू कहाँ जा रहा है? वो मुझे आज रात थोड़ा अभय और रानी, कुंवर के राजस्थान के दोस्त, को शहर घुमाना है। वाह, तू मौज करेगा और मैं तेरा काम करूं? मत कर तू, मैं माया से बोल दूंगा। फिर माया का नाम? मैं कर दूंगी। चल अब घर ड्रॉप कर दे। दोनों आद्या के घर आ जाते हैं। बाहर ही आद्या की माँ उन दोनों को देखकर, अरे अरे, कहाँ घूम रही थी तुम दोनों की सवारी? कुंवर बेटा, आजकल घर नहीं आते। आंटी, बस राजस्थान से दोस्त हैं, आए हैं ना, इसलिए। अच्छा, माँ को भी बता दे।
चल अब जा और सुन, कल लेने आ जाइयो। हाँ मेरी माँ, बाय। आद्या भी घर आ जाती है। कुंवर को कभी घर के अंदर भी बुला लिया कर बेटा, माँ उसे लेट हो रहा था। हाँ, हाथ मुंह धो ले, कल विद्या को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो कॉलेज से ज़रा जल्दी आ जाना। क्या लड़के वाले? विद्या दी को देखने? आद्या खुशी से फुदकते हुए विद्या अपनी बड़ी बहन से लिपट जाती है। अरे अभी बस देखने आ रहे हैं। आद्या बेटा, तूने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था, क्या हुआ उसका? वो माँ, अभी नहीं हुआ, सीधे कोर्स होने के बाद जॉब लूँगी ना। देख आद्या, इतना हल्के में मत ले ये सब, अभी ये साल भी ख़त्म होने को है। तेरे पापा कितना कुछ मैनेज करेंगे, तू समझ रही है ना। फिर विद्या की शादी का खर्च। ओह माँ, चिंता क्यों कर रही हो, सब होगा। हाँ माँ, उसे परेशान मत करो, विद्या आकर आद्या से कहती है। तुझे कल मेरे साथ पार्लर चलना है, और सुन, कल के कपड़े डिसाइड करने में हेल्प कर देना। हाँ, काहे नहीं, चलो। दोनों बहनों को इतने प्यार से रहता देख आद्या की माँ की आंखें भर आती हैं। इधर कुंवर के फ्लैट में, यार अभय, तू तो जानता है ना मुझे राजस्थान नहीं जाना, तू बार बार यहाँ मुझे लेने मत आया कर। मैंने बोल दिया ना, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। यार कुंवर, मेरा मतलब कुंवर सा, आप बात को समझने की कोशिश करो। आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसे में आपको एक बार हवेली की खातिर चलना ही होगा। कोई जिद है? ना जी कुंवर सा, आपसे जिद कहाँ कर सकते हैं हम, बस एक विनती समझ के स्वीकारो। देखो अब जो कुछ भी हुआ 2 साल पहले, वो तुमसे छुपा नहीं हुआ है। पिताजी ने माँ की जगह पर उस मालती को और उसके 5 साल के बेटे को लाकर मुझे उसी दिन मरा घोषित कर दिया था। अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? अब जो भी होगा वो मालती का बेटा करेगा। ओह कुंवर साहब, वो मालती देवी आपकी सौतेली माँ होती हैं, ऊपर से उनका बेटा आप जानते हैं वो कितना छोटा है, सिर्फ 7 साल का है। उसे क्या ज्ञान इन सब का। देखो अब यहाँ सब अच्छा चल रहा है, कुछ दिनों में मेरा जॉब लगने वाला है, तुम लौट जाओ। वो सब मेरा है ही नहीं, तो मुझसे कोई मतलब नहीं। पर सरकार, नहीं अभय। अभय और रानी थोड़ा रुककर वापस राजस्थान चले जाते हैं। कुंवर लेटा लेटा अपने भूतकाल में पहुंच जाता है। कुंवर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि राजस्थान के महाराज सदानंद का बेटा था। राजे महाराजे के दिन तो लग चुके थे, फिर भी राजशाही अभी भी जिंदा थी। हवेली का एक हिस्सा विदेशी पर्यटकों के लिए रिसोर्ट रूप में बना दिया गया था, जबकि एक हिस्सा कुंवर के परिवार के लिए था। परिवार भी कितना बड़ा, एक दादी, पिता, सौतेली माँ और छोटा सौतेला भाई, साथ ही कुछ नौकर चाकर। हाँ, पैसे की कमी आज भी राजघराने में नहीं थी। कुंवर अपने माँ पिता के साथ खुशियों भरी जिंदगी जी रहा था। फिर अचानक एक दिन भारी बरसात और तूफान के बीच घर वापसी के समय हुए एक्सीडेंट में कुंवर की माँ विवेका की मौत हो जाती है। हवेली की देखभाल और कुंवर की दादी के कहने पर उसके पिता मालती नामक एक विधवा औरत से शादी कर लेते हैं, जिनका 7 साल का एक बेटा भाग्य होता है। कुंवर माँ की मौत के कुछ दिनों के बाद मालती और भाग्य को घर में देख पिता से नफरत करने लगता है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि कुंवर हवेली छोड़कर राजस्थान से बाहर रहने आ जाता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है आद्या और उसके परिवार से। कुंवर का सीधा सा फंडा था, उसने अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और यहीं कहीं शहर में नौकरी करनी थी, जबकि उसके पिता बीमार होने की वजह से बार बार उसे बुलाने के लिए अभय और रोनी को भेज देते थे। जब से उन्हें कुंवर की पढ़ाई पूरी होने का पता लगा था, वो चाहते थे कि कुंवर राजस्थान आकर उनकी बची रियासत को संभाले और आगे बढ़ाए। मालती का बेटा भाग्य अभी इन मामलों को समझने लायक नहीं था, साथ ही सदानंद की बीमारी। पर कुंवर सदानंद से नफरत करता था। उसकी माँ की मौत की इतनी जल्दी ही उसके पिता ने जो किया था उसे बर्दाश्त नहीं था। कुंवर अपने पास्ट में उलझा था कि तभी फ़ोन की घंटी बज जाती है। आद्या की कॉल। हाँ बोलो कट्टो गिलहरी। अरे यार, घर घर आ जाओ ना, कल विद्या दी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, पापा अकेले होंगे, तुम भी आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। जो हुक्म मेरे आका।
खाना खाया? अभी कहाँ, दोस्त गए। हाँ, भगा दिया उनको। वैसे क्या बनाया है आंटी ने? अभी देख के बताती हूँ। क्या हुआ आद्या? बुला ले, उसे भी बुला ले। सुन बिल्लो रानी, आजा घर खाना खाने। कुंवर हल्का मुस्कुराता है और फिर थोड़ी देर में ही घर आ जाता है। कुंवर को देखकर आद्या के माता पिता उसे खाने की टेबल पर आने को कहते हैं। कुंवर आकर उनके साथ शामिल हो जाता है। कुंवर बेटा, जब भी मन किया करे आ जाया करो, हमारे साथ ही खाना खा लिया करो। हाँ हाँ, एक काम के लिए तो जाता है, वो भी यहीं करे। आद्या बकबक करती है, उसकी माँ आंख दिखाते हुए। बदमाशी तेरी जाएगी नहीं, इतनी बड़ी हो गई है पर दिमाग अब तक बच्चों वाला। सही में आंटी, इसके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। हाँ हाँ, सही बोल रहा है ये। माँ, तभी तो मैं सोचूं कुंवर मेरा दिमाग क्यों खाता है। आद्या की बात सुन सब हंसने लगते हैं। कुंवर भी सर झुका लेता है। खाने के बाद आद्या कॉफ़ी बनाने चली जाती है और उसके माँ पापा कल के लिए कुछ बातें कुंवर के साथ डिस्कस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब आद्या कॉफ़ी लेकर आती है तो दोनों छत पर आ जाते हैं। कितना प्यारा मौसम है ना। कुंवर बस शांत कॉफ़ी का कप होठों से लगाए सोच में डूबा रहता है। ओए कट्टो गिलहरी, कहाँ गुम हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, आद्या कुंवर की आंखें देखते हुए, तू कब से झूठ बोलने लग गया? देख, सच बोल दे, क्या हुआ? कुंवर आद्या को पास्ट की बातों से दूर ही रखना चाहता था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। आद्या जब पूछ पूछ कर पक जाती है तो वो नाराज़ हो जाती है। जाओ, मत बताओ, घंटा फ्रेंड हूँ ना मैं तेरी, जब कुछ बताना ही नहीं होता। मुझे पक्का पता है कोई लड़की का चक्कर है, तभी तो तू रो रहा है। आंखें देखो इनकी, कितना रोया है तू। हाँ, आद्या की बिन सर पैर की बात सुनकर कुंवर को भी गुस्सा आ जाती है। हाँ, है लड़की का चक्कर, तुझे क्या है? तू क्यों इतना जल रही है? तू दोस्त है ना मेरी, बस चुपचाप दोस्त की हद में रह। आज से पहले कभी भी कुंवर ने आद्या को एक लफ्ज़ भी नहीं डांटा था। आज अचानक से इस तरह की बात सुन आद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुंवर को छोड़कर नीचे आ जाती है। कुंवर वहीं खड़ा खड़ा बादलों की तरफ देखता रह जाता है। कुंवर की नाराज़गी जो उसे अपने बाप के ऊपर थी, वो आद्या के ऊपर निकल गई थी, पर वो अंदर से समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, उसे इतना गुस्सा क्यों है आखिर। इधर कमरे में आकर आद्या अपना फ़ोन निकालकर कानों में ईयरफोन ठूंस सुबकते हुए गाने सुनने लगती है। कुंवर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने फ्लैट पर आ चुका था और वो अब कर ही क्या सकता था। खैर, अगला दिन काम से भरा हुआ। आज आद्या कॉलेज नहीं गई थी, अभी वो उठी भी नहीं थी। बाहर की आवाज़ सुन उसे समझ आ जाता है कि पापा और माँ काम में लगे हुए हैं। वो भी जल्दी से भागती है। बाहर निकलते ही उसकी नज़र पर्दे बदलते कुंवर पर चली जाती है। कुंवर उसे देखकर मुस्कुराता है, पर आद्या उसे तो रात की बात फ़ौरन याद आ जाती है। वो गुस्से से मुंह बनाकर माँ के पास आ जाती है। उठ गई आद्या? तुमसे अच्छा है कुंवर, देख रही हो, आज सुबह 6 बजे ही हलवाई के यहाँ से ये सब गर्मा गर्म नाश्ता और मिठाइयाँ ले आया। तब से सारे पर्दे और चादर भी विद्या के साथ मिलकर बदल दी। यह लड़का जितना पढ़ाई में अच्छा है, उतना ही घर के कामों में भी हेल्पफुल है। कुंवर की वाइफ तो मज़े करेगी ऐसा पति पाकर। विद्या भी माँ की बातों में हाँ से हाँ मिलाती है। बड़ा आया हूँ, आद्या से कुंवर की तारीफ हजम नहीं होती। कल किस तरह मुझसे बात की बता दूँ तो इस कुंवर की अच्छाई का सारा ड्रामा उतर जाएगा। क्या हुआ बेबी डॉल, मेरे बारे में सोच रही हो? गर्मा गर्म चाय का गिलास आद्या की तरफ बढ़ाता हुआ कुंवर हंसते हुए पूछता है। आद्या चाय का गिलास लेकर पापा की तरफ आ जाती है और कुंवर को इग्नोर कर देती है। पापा, ये फ्लावर्स कितने सुंदर हैं, आप कब लेकर आए? गुलदस्ते में लगे लिली के फूलों को देखती आद्या पूछती है। तभी पापा कुंवर का कंधा पकड़कर कहते हैं, इन बरखुरदार की बदौलत आज घर में ताज़े फूल आ पाए हैं, नहीं तो कौन जाता लिली के फूल लेने। कुंवर अपनी स्माइल आद्या की तरफ फेंकता है और आद्या को बड़ी तेज गुस्सा आ जाती है।
हर जगह इसी की तारीफ। समझता क्या है खुद को, मुझसे कैसे बात की कल, दोस्त बोलता है खुद को। ऐसा बदतमीज़ दोस्त किसी को ना मिले। बोलते ही जैसे आद्या चाय का एक घूंट पीती है, उसे मज़ा ही आ जाता है। माँ, इतनी टेस्टी चाय, वाओ, ये कौन से मसाले डाले हैं। ये चाय आज जिद करके इस लड़के ने बनाई है। माँ कुंवर के माथे पर हाथ फिरा देती हैं। अब तो आद्या का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया था। वो अपने कमरे में आ जाती है। तैयार होकर बाहर आती है तो पता लगता है कुंवर विद्या को पार्लर लेकर चला गया। आद्या को एक काम नहीं करना पड़ा था और कुंवर की मदद से सारे काम पूरे हो गए थे। आधे घंटे बाद ही कुंवर और विद्या आ गए थे। थोड़ी ही देर बाद पता लगता है कि विद्या को देखने वाले भी आ गए हैं। कुंवर आद्या को देख देख कर जब जब स्माइल देता, आद्या उसको देखकर मुंह बना लेती। थोड़ी ही देर में विद्या को देखने आया लड़का अबीर विद्या को पसंद कर लेता है। विद्या भी हाँ में सर हिला देती है। घर वालों के बीच बातचीत और चाय पानी खाने पीने के बाद आखिरकार शाम होते होते विद्या की शादी अबीर से फिक्स हो जाती है। इधर सुबह से आद्या और कुंवर में कोई बात नहीं हुई होती है। कुंवर भी अब पछता रहा था कि उसने इस लड़की को क्यों दुखी किया। सभी के जाने के बाद कुंवर अंकल के साथ बैठा न्यूज़ देख रहा था। तभी उसके फ़ोन पर अभय की कॉल आती है। कुंवर साहब, आप आ जाएं, दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो आपकी अंतिम समय में देखना चाहती हैं। अभय की बात सुन कुंवर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आद्या की नज़र कुंवर पर होती है। वो भागकर उसके पास आती है। क्या हुआ? कुंवर बिना कुछ बताए अपनी बाइक लेता है और अपने फ्लैट पर आ जाता है। आद्या और साथ में सभी लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ। आद्या, तुझे उनके पास जाना चाहिए। जाकर देख कि क्या हुआ है। आद्या कल छत पर हुई बात को सोचती है। फिर आज कुंवर के व्यवहार के बारे में सोचकर वो उसके फ्लैट पर पहुंच जाती है। यूँ तो दोनों 2 सालों से दोस्त थे, पर कुंवर ने उसे यह नहीं बताया था कि वो राजस्थान के किसी शाही परिवार से है, क्योंकि वो खुद को उस परिवार का हिस्सा नहीं समझता था। उसे लगता था कि उसकी माँ के साथ ही उसका भी रिश्ता उस हवेली और वहाँ के लोगों से ख़त्म हो चुका है। पर आज दादी की तबीयत की खबर सुन कुंवर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माँ के जाने के बाद एक बही तो उसकी अपनी थी उस हवेली में। कुंवर माँ और दादी को याद कर रो पड़ा था। तभी आद्या उसके फ्लैट पर पहुँचती है। काफ़ी खटखटाने के बाद जब कुंवर दरवाज़ा नहीं खोलता है तो वो बालकनी के रास्ते अंदर घुसती है। अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर कुंवर बेहोश पड़ा होता है। कुंवर को इस तरह बेहोश पड़ा देख आद्या के होश उड़ जाते हैं। वो फ़ौरन भागकर किचन में जाती है और पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारती है। थोड़ी देर में कुंवर को होश आ जाता है। होश में आते ही कुंवर रोते हुए आद्या को गले लगा लेता है। आद्या, मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। जब मैं घर से भागा सोचा जल्दी से राजस्थान निकल जाऊं और उन्हें देख लूं, पर रोनी का कॉल आया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं। आद्या बच्चों की तरह उसे अपने सीने से चिपका लेती है और उसके बहते आंसू अपने हाथों से पोंछती है। उसने कभी 6 फुटिया इस लड़के को इस तरह टूटकर रोते नहीं देखा था। कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता? उनमें भी उतनी ही फीलिंग्स और दर्द होता है जितना हम लड़कियों में। आज आद्या को समझ आ रहा था। वो उसे शांत नहीं कराती बल्कि रो लेने देती है ताकि दर्द का हर कतरा उसकी आंखों के रास्ते बह जाए। थोड़ी देर बाद कुंवर शांत होता है। आद्या उठकर उसके लिए पानी लेने जाती है। कुंवर उसका हाथ थाम लेता है, उसे अपने और करीब ले आता है। आद्या कुंवर की आंखों के आंसू को पोंछते पोंछते कब उसके होंठों तक पहुंच जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता। माँ की कॉल आते ही आद्या होश में आती है। वो कुंवर को एकदम से धकेल देती है और उठकर खड़ी हो जाती है। पास में बजता फ़ोन बज कर बंद हो जाता है। कुंवर आद्या के हाथ को पकड़ लेता है। मत जाओ आद्या, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। आद्या को समझ नहीं आता कि सब एक झटके में क्या हुआ। वो तो दोस्त, ये सब नहीं, सब गलत हो गया। हम तो दोस्त। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। कुंवर उसे गले लगाने आगे बढ़ता है कि आद्या उसे रोक देती है। ये सब गलत है कुंवर, हम दोस्त हैं।
हमें सब नहीं करना है। कुंवर उसके घुटनों पर अपना सर रख देता है। आद्या, हम हमेशा दोस्त रहेंगे मेरा बच्चा, यू आर माई लाइफ। आद्या उसके गले लग जाती है। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मुझे राजस्थान निकलना होगा। तुम अपना ध्यान रखना। कुंवर जल्दी से कुछ कपड़े बैग में रखता है और फिर आद्या को घर ड्रॉप करके वो राजस्थान को जाता है। इधर घर आने के बाद आद्या माँ और पापा को बताती है कि कुंवर की दादी अब नहीं रही। दुख की बात थी, पर जाने वाले कहाँ लौट कर आते हैं। विद्या की सगाई और शादी की डेट भी निकल गई थी। कुंवर के न रहने पर आद्या कॉलेज जाती तो थी, पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने कॉलेज में अभी कुंवर के अलावा किसी से बात ही नहीं की थी। हर एक दिन कुंवर के बिना उसे काट रहा था। कॉलेज के बाकी लड़के भी उससे मिलने या बात करना चाहते तो वो बिना ध्यान दिए चली जाती। उसे कुंवर के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। उस रात जो कुछ भी हुआ आद्या और कुंवर के बीच, आद्या उन लम्हों को याद करके कुछ अजीब सा महसूस करने लगी थी। कुंवर के लिए एक तरफ तो दोस्त है, दोनों ये सोचकर उसे बुरा लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो एहसास उसे कुंवर की तरफ आकर्षित कर रहा था। इधर कुंवर दादी के अंतिम संस्कार के बाद कॉलेज आना चाहता था कि उसके पिता उसे बुलाकर हवेली की जिम्मेदारियों से रूबरू करवाते हैं। देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम हमसे नफरत करते हो, पर सच मानो हम भी तुम्हारी माँ विवेका को उतना ही चाहते थे जितना कि तुम। हम बस कुछ दिनों के मेहमान हैं, फिर ये पूरी हवेली होटल का कारोबार तुम्हें ही देखना है। तुम्हारी मैनेजमेंट की डिग्री यहाँ अच्छे से काम आएंगी। तुम खुद को क्यों अलग समझते हो बेटा? भाग्य तुम्हारा छोटा भाई है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। हाँ कुंवर सा, हम सब आपके चाकर हैं, भाग्य तो आपके टुकड़ों पर पड़ा रहेगा। हमें निराश्रित ना करें कुंवर सा। पहली बार अपनी सौतेली माँ के मुंह से सब सुनकर कुंवर का मन पसीज जाता है और वो हवेली की देख रेख की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। अपने पिता को बरसों गलत समझा, अब उन्हें इस हाल में देखकर कुंवर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नफरत करे तो करे कैसे। दूसरी तरफ भाग्य का मासूम चेहरा, जिस मासूम बच्चे को उसने अब तक अपने दुश्मन की तरह देखा था, आज उसकी मासूम शक्ल पर उसे प्यार आ रहा था। दादी के जाने के बाद से कुंवर के पापा की तबीयत पूरी तरह से ख़राब होने लगी थी। माँ का सहारा चले जाने की वजह से उनकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी। इधर कॉलेज में एग्ज़ाम के डेट्स आ गए थे। 2 दिन में विद्या की शादी थी। ना आद्या को कुंवर के घर का पता था, ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। कुंवर हवेली की जिम्मेदारी अच्छे से समझ रहा था। वो चाहता था कि आद्या को अपनी हालत के बारे में समझाए, पर ऐसे दूर दूर रहकर नहीं, वो उससे मिलकर सारी बात बताना चाहता था। आद्या भी कुंवर के इस तरह चले जाने और एक बार भी फ़ोन मैसेज न करने से बहुत परेशान थी। कोई अपना जब बहुत प्रायोरिटी देकर बदल जाता है तो ऐसे में बहुत दुख होता है। आद्या भी उसी दुख में डूबी हुई थी, न हंस पा रही थी, न विद्या की शादी की तैयारियों में ही उसका मन लग रहा था। आद्या विद्या की शादी की तैयारियों में लगी थी कि उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर कुंवर का चमकता नाम पढ़कर आद्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फ़ोन लेकर कमरे में भागती है। फ़ोन उठाते ही, कमीने, कुत्ते, गधे, बदतमीज़, सुअर, कहाँ मर गया था तू? तेरे बिन कैसे कटे हैं मेरे दिन? तुझे कुछ खबर है? कहते कहते आद्या सिसक उठती है। आद्या प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं सब कुछ मिलकर बताता हूँ। तू कमीने, तू मिलेगा। साले, मुझे तो लगा तू मुझे धोखा देकर भाग गया। दोस्ती थी ना, कभी ना अलग होने वाली, और तूने तो 2 पल में वहाँ जाकर पराया कर दिया। चेक कर अपना फ़ोन, कितने कॉल करे तुझे? अरे आद्या बेटा, बात को समझो, मैं मिलकर सब बताता हूँ। प्लीज़ कुंवर, मैं पागल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। कल विद्या दी की मेहंदी है और तुम्हें आना है। सब लोग वेट करेंगे तुम्हारा। कब मिलोगे बोलो? तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हमें अब ज़रा सा भी। जो इंसान इस तरह अचानक गायब हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे पगलू, अरे आद्या, मैं बताता हूँ ना टाइम। अब टाइम बताओगे? नहीं, ठीक है आद्या, सुनो सुनो तो। 11, नहीं नहीं मिस्टर कुंवर,
थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। आद्या फ़ोन काट देती है। कुंवर भी कॉल नहीं करता, उसे मिलकर ही समझा पाऊंगा। सच ही कह रही है, कैसा दोस्त हूँ मैं। उसे इतने दिनों कॉल तक नहीं की। कुंवर सोचते सोचते हवेली के बगीचे में घूमने लगता है। तभी कुंवर के पापा व्हील चेयर पर बैठे वहाँ आते हैं। कुंवर, क्या कोई ज़रूरी बात है? तुम चाहो तो 2 दिन के लिए जाकर अपने दोस्तों से मिल सकते हो। पर पापा, आप, माँ और भाग्य सब अकेले कैसे? हम अकेले नहीं हैं, तुम हो ना हमारे साथ। कुंवर को आज अपने पापा पर प्यार आ रहा था। वो दौड़कर उनके गले लग जाता है। कुंवर खुश था कि पापा उसे समझ रहे हैं। आद्या को सब बताना भी ज़रूरी था और ज़्यादा देर हो जाएगी तो बात बिगड़ने का डर भी था। कुंवर अगले दिन ही निकलने की तैयारी में व्यस्त हो जाता है। आद्या से मिलने की खुशी आज उसके चेहरे पर रौनक बरसा रही थी। जिंदगी अब उसे पसंद आ रही थी। इतने दिनों की दूरी ने दोनों को ही ये बात तो एहसास करवा दी थी कि दोनों सिर्फ दोस्त तो नहीं हैं, दोस्त से बढ़कर हैं। विद्या की शादी की तैयारी के बीच आद्या कुंवर का इंतज़ार कर रही थी। कुंवर भी पापा की बात मानकर आखिर आद्या से मिलने पहुंच जाता है। कुंवर को देखकर विद्या के साथ पूरा परिवार खुश हो जाता है। चलो, कम से कम कुंवर जी के दर्शन तो हुए। आद्या उसे ताना मारती है। कुंवर उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देता है। आद्या को कुछ गड़बड़ लगता है। यह वो बंदा नहीं लग रहा जो बात बात पर खिलखिला उठता था, बंदरों की तरह भागता और मजाक करता था, मुझे परेशान करने के मौके नहीं छोड़ता था। पर अभी बात करना नहीं, एक बार मेहंदी हो जाए फिर मैं कुंवर से बात करूँगी। पूरा दिन मेहंदी के फंक्शन में बीत जाता है। लोगों का आना जाना, काम काज के बीच ना कुंवर को फुर्सत होती है ना आद्या को। अगले दिन हल्दी और नेक्स्ट डे शादी की वजह से किसी के पास दम मारने की भी फुर्सत नहीं थी। रात होने पर कुंवर छत पर खड़ा चांद को निहार रहा होता है। तभी थकी हारी आद्या कुंवर को ढूंढते छत पर आती है, उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए। सुबह से काम कर रहे हो, कुछ खाया तुमने? कुंवर चाय का कप लेते हुए। मन नहीं हुआ कुछ भी खाने का। क्या बात है कुंवर, जब से घर से आए हो कुछ उदास परेशान से लग रहे हो। आद्या, वो तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो ना। कुंवर अपने फ़ोन में पहले आद्या को हवेली की तस्वीरें और फिर भाग्य, पापा और माँ की तस्वीरें दिखाता है। तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली है? आद्या की आंखें खुली रह जाती हैं। आद्या, अब मुझे वहीं जाकर अपना हवेली का कारोबार संभालना होगा। पापा अकेले हैं, भाग्य और माँ की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई है। आद्या को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे। पर कुंवर, हम तो तय कर चुके थे ना, हम दोनों को एक ही कंपनी में जॉब करनी थी। तुमने ही तो मेरा प्लेसमेंट नहीं होने दिया था। आद्या कुंवर को हमेशा के लिए खो देने का सोच घबरा जाती है। हाँ, आद्या कहा था, पर कुछ चीज़ें किस्मत में लिखी होती हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं जिससे भाग रहा था ज़िंदगी मुझे उसी मंजिल पर पहुंचाने की प्लानिंग कर रही थी। पर कुंवर, हमारा क्या होगा? आद्या की आंख भर आती है और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लेता है। एक बात बहुत दिनों से कहनी थी, तुम इजाज़त दो तो। फालतू वाली बकैती मत करो कुंवर, चुपचाप बोलो। आद्या, आई लव यू। आद्या खुशी से पागल हो जाती है। वो भी तो यही सुनना चाहती थी। कुंवर से बेहतर इंसान उसे कहाँ मिलने वाला था। कुंवर, 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 आई लव यू टू। आद्या कुंवर के गले लग जाती है। कोई देख लेगा, कुंवर उसे समझाता है। हाँ, सही कह रहे हो तुम, मैं बहुत खुश हूँ कुंवर। कुंवर के हाथों को थाम दोनों कॉलेज की तमाम बातें करते हैं। माँ की आवाज़ आने पर आद्या खुशी से नीचे भाग जाती है। अगले दिन हल्दी की रस्म अदायगी होती है, जिसमें आद्या और कुंवर दोनों खूब मज़े करते हैं। कुंवर आद्या के साथ एक पल को भी गंवाना नहीं चाहता था। अगले दिन विद्या की शादी में कुंवर अंकल की पूरी मदद करता है। साथ ही साथ वहाँ आए कई लोगों के जवान कुंवर का रट्टा मार रहे थे। आद्या भी कुंवर को देख देख कर शर्मा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब इतनी जल्दी होगा। तभी कुंवर भागता हुआ आता है। आद्या, मुझे जाना होगा, घर पे भाग्य की तबीयत खराब हो गई है। आद्या उसे जल्दी जाने को बोलती है, साथ ही कुछ सामान व मिठाई भी उसको देती है।
कुंवर वहाँ से सीधा घर के लिए निकलता है। भाग्य की तबीयत, आज तक उसने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। भाग्य तो उसका सौतेला भाई है, फिर वो उसके लिए आद्या को। कुंवर अपने ही लिए फैसले को समझ नहीं पा रहा था। इधर शादी के बीचों बीच कहाँ आद्या इतनी खुश थी और अब कहाँ उसे कुंवर के जाने से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। विद्या की शादी हो गई थी। विदाई के बाद आद्या को याद आया कि एक बार कुंवर को कॉल करना चाहिए, पर बार बार कुंवर का फ़ोन बंद आ रहा था। आद्या को गुस्सा और डर एक साथ लग रहा था। दूसरी तरफ कुंवर हवेली पहुंचता है तो बाहर से ही उसे मातम का अंदाज़ा हो जाता है। हवेली के आंगन में आकर वो देखता है कि उसके पिता भी नहीं रहे। कुंवर भागता हुआ अपने पिता से लिपट जाता है। ये सब क्या है? आप लोगों ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? वो भैया कुंवर की सौतेली माँ की तरफ भाग इशारा करता है, जो मुर्दे की तरह पड़ी होती हैं। माँ उठिए ना, आपने सब क्या हाल बना रखा है। चले गए वो जिनके सहारे हम जीते थे, अब हम जीकर भी क्या करें। कुंवर की सौतेली माँ रोते बिलखते कुंवर के गले लग जाती हैं। हम सबको पता था कि फ़ोन पर यह खबर देना सही नहीं, इसलिए भाग्य की बीमारी का बहाना बनाया बेटा। अब हम बेसहारा हो गए। नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए, भाग्य के लिए अभी ज़िंदा हूँ। आप ऐसा ना बोलें। पापा ने आपसे कुछ कहा मेरे लिए? कुंवर रोते हुए पूछता है। रात में सोते सोते ही अटैक आ गया बेटा, कुछ जानने समझने का मौका ही कहाँ मिला। हम वहीं सो रहे थे पर भनक तक नहीं लगी। कुंवर अपने आंसू पोंछ माँ और भाग्य को संभालता है और फिर बाकी के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इन सब में 15 दिन बीत जाते हैं। पिता के क्रियाक्रम के बाद हवेली का पूरा दारोमदार कुंवर के ऊपर आ जाता है। कहाँ एक तरफ वो आद्या के साथ पढ़ाई करने के बाद जॉब और शादी के सपने देख रहा था, कहाँ एक पल में अपनी दादी और पिता को खो बैठा। अपनी सौतेली माँ और भाग्य के भविष्य की सारी जिम्मेदारी भी अब कुंवर के ऊपर आन पड़ी थी। कुंवर सुबह से शाम तक हवेली के होटल और बाकी के काम देखने में व्यस्त रहता। रात जो घर आते आते उसके पास समय ही नहीं बचता कि वो आद्या को कॉल ही कर सके। कभी कभी ज़िंदगी हमें पल भर में ही कितना समझदार बना देती है कि चाह कर भी हम मनमानी नहीं कर पाते। कुंवर चाहता तो भाग्य और सौतेली माँ को छोड़ वापस आद्या के शहर आ जाता, पर इतना स्वार्थी कुंवर नहीं था। इधर विद्या की शादी के बाद कॉलेज के अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम भी हो गए थे। आद्या रोज़ फ़ोन करती, पर कुंवर का फ़ोन कभी लगता ही नहीं, और लगता तो कोई उठाता ही नहीं था। आद्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कुंवर करना क्या चाहता है। आद्या ने एग्ज़ाम ख़त्म होते ही एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि उसके पिता ने विद्या की शादी की खातिर कुछ लोन लिए थे, जिन्हें उसे चुकाने में पिता की मदद करनी थी। यूँ तो आद्या की जॉब अच्छी थी, अपने पिता की मदद करके वो खुश थी, पर इस तरह कुंवर से दूरी उसे कमज़ोर बना रही थी। कॉलेज की वो यादें उसके मन को तोड़ रही थीं। वो एक बार फिर उन्हीं पलों में खोना चाहती थी, पर कुंवर उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं था। आद्या के माँ और पापा काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि आद्या खुश नहीं है। उन्होंने उससे बात करने की ठान ली थी आद्या के ऑफिस से आने पर। आद्या बेटा, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्या कोई दिक्कत है तुम्हें? आद्या सोचती है कि कुंवर के बारे में कुछ बोला तो कहीं ये कुछ गलत न समझ लें। नहीं पापा, वो बस काम का स्ट्रेस है। ध्यान रखो बेटा, विद्या के जाने के बाद अब बस तुम ही तो हो जिसे देखकर हम अपने आप को सांत्वना देते हैं। भगवान बस तुम्हें भी विद्या की तरह अच्छा घर परिवार सौंप दे, और हमें क्या चाहिए। अरे आप भी माँ। आद्या कमरे में जाती है। माँ की बात से उसका दिल और घबराने लगता है। कहीं माँ पापा ने मेरी शादी के लिए भी जल्दीबाजी करनी शुरू कर दी तो? नहीं, अभी ऐसे इतनी जल्दी नहीं होगा कुछ। एक बार फिर वो फ़ोन लगाती है कुंवर को, पर वही दिक्कत, उसका फ़ोन नहीं लगता। दोनों की ज़िंदगी बढ़ रही थी, दोनों को एक दूसरे से प्यार था, पर ये दूरियाँ दोनों को कमज़ोर बना रही थीं। पहले अजनबी, फिर क्लासमेट्स, और दोस्ती के बाद अब दोनों एक दूसरे से बेतहाशा प्यार में थे। पर शायद भगवान भी हर किसी के इम्तिहान के लिए नए नए तरीके ईजाद करता है। जब साथ थे तब कदर नहीं थी,
अब कदर है तो इतनी दूरियां। कुंवर भी काम के बीच आद्या का फ़ोन देखता तो था, पर उसके पास आद्या को देने के लिए कोई जवाब नहीं थे। वो वापस आने के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा, यही सब सोचकर कुंवर आद्या के फ़ोन को देख कर भी अनदेखा कर रहा था। आद्या को जॉब करते 6 महीने हो गए थे। इस बीच आद्या और कुंवर की कोई बातचीत नहीं हुई थी। कुंवर ने भी अपने पिता के बिजनेस को अच्छे से समझकर काम को आगे बढ़ा दिया था, जबकि भाग्य और माँ की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहा था। पिता की मौत के बाद कुंवर ने अपने 24 घंटे काम को समर्पित कर रखे थे। कुंवर को इस तरह काम में पिसता देखकर उसकी सौतेली माँ उससे झिझकते हुए कुछ बातें कहती हैं। बेटा, मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूँ, पर एक माँ होने के नाते मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अब काम के साथ इस परिवार का भी थोड़ा ध्यान रखो। कुंवर को समझ नहीं पाता। क्या हुआ माँ, क्या कोई कमी रह गई है मेरे द्वारा? बेटा, तुम्हारी तरह बेटा पाकर मुझ जैसी अनाथ को क्या कमी हो गई? मैं तो बस तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। कब तक ये हवेली यूं ही सूनी पड़ी रहेगी? हमारा घर भी खुशियों से रोशन होना चाहिए। कुंवर माँ की बात सुन हल्का शर्मा जाता है। क्या बात कर रही हैं आप माँ? अभी ये सब तुम्हारे पिता होते तब भी क्या तुम यही कहते? कुंवर बेटा, मुझे पता है तुम बाहर गांव के पढ़े लिखे हो। यहाँ की लड़कियाँ क्या ही मन भाएंगी तुम्हारे। तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताओ। मुझे गलत मत समझना बेटा। नहीं नहीं माँ, कुंवर के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिर अब वो आद्या के घर जाकर बात कर पाएगा। वो फ़ौरन आद्या को कॉल लगा देता है। पूरे 6 महीने बाद आज वो आद्या को खुशखबरी सुनाना चाहता था। कुंवर आद्या को कॉल करता है, पर उसका नंबर बंद आता है। कुंवर से बर्दाश्त नहीं होता। वो रोनी अपने असिस्टेंट को काम सौंपता है और अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की बात बताकर आद्या से मिलने उसके घर आ जाता है। आद्या के घर की घंटी बजाने पर आद्या के पिता दरवाज़ा खोलते हैं। वो उनके पैर छूकर अंदर आ जाता है। अंकल, बाकी सब कहाँ हैं? कोई दिख नहीं रहा। अंकल एकदम से कुंवर के गले लग जाते हैं। सब खत्म हो गया बेटा। एक पल को कुंवर डर जाता है। विद्या की शादी के बाद हमें पता लगा कि आद्या की माँ को कैंसर है। हम तो ये सब सुनकर तबाह ही हो गए थे। मैंने विद्या की शादी के लिए पहले ही लोन ले रखा था। अब आद्या की माँ को कैंसर होने की बात पता लगी तो मैं और आद्या दोनों कड़ी मेहनत करने लगे उसे अच्छे से अच्छा इलाज देने के लिए। पर उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो आद्या को अपनी आंखों के सामने विदा करे। तो हमने उसकी अंतिम इच्छा के लिए काफ़ी लड़के तलाशे, पर सब बेकार। लड़का मिलने से पहले ही तुम्हारी आंटी चल बसी। एकदम से कुंवर का तेज़ी से धड़कता दिल शांत हुआ। अंकल, संभालो खुद को। बहुत बुरा हुआ आंटी का यूँ जाना। मेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। इस बीच दोनों एक दूसरे से दुख साझा कर रहे थे, तभी आद्या घर में घुसती है। कुंवर उसे देख उसे गले लगाने आगे बढ़ता है, तभी पीछे से सामान लेकर एक लड़का अंदर घुसता है। ये लो आद्या। लड़के को देख कुंवर 1 मिनट के लिए पीछे हट जाता है। कुंवर को देखकर आद्या भी शौक और गुस्से में उसे देखती रह जाती है। तभी आद्या के पापा लड़के से कुंवर को मिलाते हैं। सही समय पर आए हो कुंवर। इसी हफ्ते आद्या और भुवन की सगाई है। तुम्हारी आंटी की अंतिम इच्छा को जितना जल्दी पूरा कर सकूं कम है। अब तो बस यही इच्छा है, आद्या की शादी के बाद मैं भी ज़्यादा दिन नहीं जीना चाहता। अरे पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे कुंवर, मैंने तुम्हें बैठने को भी नहीं कहा। बैठो। कुंवर के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। ये क्या हो गया था? उसकी आद्या किसी और की नहीं हो सकती। आद्या एक बार कुंवर की तरफ देखती है और फिर अंदर जाते हुए, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। भुवन भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। आद्या के पापा कुंवर का हाथ थपथपाते हुए उसके घर के बारे में बातचीत करने लगते हैं। जो हुआ सो हुआ बेटा। भुवन बहुत अच्छा लड़का है। ये अपनी आद्या के साथ एक ही ऑफिस में काम करता है। तुम्हारी आंटी डॉक्टर के यहाँ थी, उस समय भुवन ने हमारी बहुत मदद की बेटा। ये तो उसी वक्त आद्या का हाथ मांगना चाहता था, पर हमने ही इसके दिल की बात न समझी। पहले समझ जाते तो आंटी के रहते ही दोनों की सगाई हो जाती। खैर, बड़े टाइम से आए हो तुम। इस हफ्ते की 12 तारीख यानी 4 दिन बाद का मुहूर्त है सगाई का।
ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, पर तुम तो अच्छे दोस्त हो आद्या के, ज़रूर आना। तब तक भुवन कॉफ़ी ले आता है। आद्या किचन में खड़ी खड़ी कुंवर को ऐसे आया देख रोने लगती है। अब क्यों आए हो तुम? कितने फ़ोन कितने मैसेज किए, पर नहीं, तुमने तो प्यार का इजहार करने के बाद मुड़कर भी नहीं देखा। अब क्यों कुंवर, क्यों आए हो तुम? भुवन को आता देखकर वो अपने आंसू पोंछ लेती है। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? भुवन के पूछने पर आद्या थका होने की बात बोलकर कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुंवर आद्या से मिलने के बहाने उसके कमरे में जाता है। कुंवर आद्या के कमरे में जाता है। कुंवर, क्यों आए हो अब? पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो तुम, अब और नहीं। आद्या, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार? कहाँ था 6 महीने तुम्हारा प्यार? इस बीच क्या कुछ सहा है मैंने, तुम सोच भी नहीं सकते कुंवर। माँ खोई है मैंने अपनी, 2 बार पापा को हार्ट अटैक आए हैं। मैं समझता हूँ आद्या, प्लीज़ तुम कुछ नहीं समझते, तुम सिर्फ एक मतलबी इंसान हो। जब कॉलेज में मेरी ज़रूरत थी तो तुम मेरे साथ रहे, जब ज़रूरत ख़त्म तुम चले गए। क्या बोला था तुमने? आई लव यू। ऐसा लव करता है कोई? भैया मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना कुंवर। भुवन बहुत समझदार है, मैं खुश रहूँगी उसके साथ। 6 महीने उसने मेरी बहुत मदद की है, मेरा साथ दिया है, अब मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। और हमारा प्यार? कुंवर और आद्या दोनों की आंखों में आंसू भरे होते हैं। चले जाओ कुंवर, 4 दिन में सगाई है मेरी। कुंवर आंसू भरी आंखों से उसे देखता है और फिर नज़रें झुकाकर बाहर निकल जाता है। 4 दिन बाद सगाई है, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? इतनी आसानी से आपने सब खत्म कर दिया ना भगवान। जब हमें मिलाना ही नहीं था तो क्यों इतने करीब लेकर आए? कैसे समझाऊँ आद्या को, इतने दिन में क्या क्या झेल रहा था। नहीं आद्या, मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। कुंवर परेशान हाल में बैठा सोच रहा था कि सब कुछ कैसे सही किया जाए। इधर आद्या को परेशान देखकर भुवन और आद्या के पापा दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एकदम से क्या हुआ आद्या को? ये चेहरा इतना उतरा हुआ, क्या हुआ तुझे बेटे? कुछ नहीं पापा, बस ऑफिस में काम का स्ट्रेस है। चिंता मत करो बेटा, तुम और भुवन थोड़ी शॉपिंग तो कर लो, 4 दिन में सगाई है। आज आद्या की माँ होती तो कहते कहते आद्या के पिता रोने लगते हैं। माँ नहीं है, पर मैं तो हूँ ना पापा। विद्या आकर अपने पापा के पैर छू लेती है। जीती रहो बेटा। विद्या को देख आद्या भी हल्की खुश हो जाती है। क्या हुआ आद्या, इतना उतरा चेहरा लेकर दुल्हन बनना है? नहीं नहीं दी, वो बस स्ट्रेस। चलो फिर सब लोग बाहर ही चलते हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी और बाहर थोड़ा घूमना भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। भुवन भी समर्थन करता है। जीजा जी कहाँ रह गए दी? हाँ विद्या, दामाद जी कहाँ हैं? पापा वो सीधा सगाई पर ही आएंगे। आप लोग रेडी हो जाओ, तब तक मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। अरे अरे आप बैठो दी, मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ, भुवन कहता है। अरे अरे वाह भुवन, तुम तो अभी से हम सबका दिल जीतने लगे। सभी तैयार होकर बाहर शॉपिंग पर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लहंगा खरीदते वक्त आद्या की नज़र पास ही खड़े कुंवर पर जाती है, जो उसे और भुवन को ही देख रहा होता है। आद्या उसे इग्नोर करके दूसरी दुकान पर चली जाती है। कुंवर एक बार बात करने की कोशिश में आद्या के पीछे पीछे जाता है, पर आद्या उसे देखती तक नहीं है। इधर रॉनी कॉल करता है जानने के लिए कि आखिर कुंवर कब तक आएगा। इस पर कुंवर रानी को सारी बात बता देता है। रानी उसे सगाई तोड़वाने के आइडियाज़ देता है, पर कुंवर को सब बकवास लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं, पर आद्या और कुंवर की कोई मुलाकात नहीं होती। आखिरकार सगाई का दिन आ जाता है। सभी लोग सगाई की तैयारियों में व्यस्त होते हैं। कुंवर भी सगाई वाले दिन आद्या के घर पहुंच चुका था। कुंवर को देख विद्या भी बहुत खुश थी। भुवन और उसका परिवार भी आ गया था। आद्या को देखकर कुंवर के दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी, पर अफसोस वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। तभी पंडित जी कहते हैं कि मुहूर्त का समय हो गया है। आद्या और भुवन भी सगाई के लिए आ गए थे। आद्या एक नज़र कुंवर को देख रही थी। उसकी आंखें आंसू रोकने का भरकस प्रयास कर रहे थे।
कुंवर से भी रहा नहीं जा रहा था। माना कि उसकी गलती थी, पर आद्या उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती। तभी पंडित जी सगाई की विधि शुरू करने को बढ़ते हैं कि तभी भुवन उठकर खड़ा हो जाता है। पंडित जी, ये सगाई नहीं हो सकती। एक पल में ही सभी के हाव भाव बदल जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम भुवन? अंकल, माँ, पापा, मैं सही कह रहा हूँ। आप आद्या से पूछिए, क्या यह खुश है इस सगाई से? अरे भुवन, इसमें पूछना क्या? आद्या ने हाँ की तभी तो ये सगाई हो रही है। मुझे पता है कि आद्या ने हाँ की, पर वो आद्या ने सिर्फ किसी को जलाने और बुलाने के लिए की थी। क्यों कुंवर? सब कुंवर की तरफ देखने लगते हैं। कुंवर भी बहुत चक्कर रह जाता है। आद्या, बताओ सबको कि सच क्या है। तुम मुझसे नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड कुंवर से प्यार करती हो। आद्या की आंखें बरसने लगती हैं। कुंवर उसकी तरफ बढ़ता है। आद्या, 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 अब तो सच बता दो। हाँ, मैं कुंवर से प्यार करती हूँ। भुवन के माँ पापा गुस्से से आद्या के पापा से पूछते हैं, ये सब क्या बात हो रही है भाई साहब? ये बेइज्जती करने के लिए हमें बुलाया? आद्या, ये सब क्या मजाक है? आद्या कुंवर की तरफ देखती है। अंकल, मैं बताता हूँ आपको। अभी कुंवर कुछ बोल पाता कि तभी पीछे से आवाज़ आती है। हम बताते हैं भाई साहब। सब पीछे मुड़कर देखते हैं। हम है कुंवर की माँ, यह कुंवर का छोटा भाई। भाई साहब, कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि जो सोचा हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो पाता है, जैसा कि कुंवर के साथ हुआ। कुंवर ने बचपन में ही अपनी सगी माँ को खो दिया। मेरे आने से इसे पिता का प्यार भी नहीं मिला। जी हाँ, मैं सौतेली माँ हूँ। माँ प्लीज़। कुंवर उन्हें चुप करने आगे बढ़ता है। बेटा, बोलने दे आज मुझे। हमेशा बच्चे ही अपनी खुशी का गला क्यों दबाएं? कभी माँ बाप भी बच्चों को समझने का प्रयास करें। कुछ समय पहले कुंवर की दादी हमें छोड़कर चली गईं। तब कुंवर उनसे मिलने आया था। कुंवर तो यहाँ आद्या के साथ रहकर आगे की पढ़ाई करते हुए इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। पर इसी बीच कुंवर के पापा हमें छोड़ गए और दे गए कुंवर के कंधों पर हवेली और कारोबार की जिम्मेदारी, साथ ही हम दो अनाथों की जिम्मेदारी। कुंवर तो आद्या बिटिया को हर बात बताना चाहता था, पर इसके एग्ज़ाम और पढ़ाई के बीच नहीं आना चाहता था। बस यही गलती हुई इससे। कुंवर, आद्या की आंखें भर उठती हैं। भाई साहब, एक लड़का हमेशा बेवफा नहीं होता। कभी कभार मजबूरियाँ इस कदर हावी हो जाती हैं कि ज़िंदगी जीने का भी मन नहीं करता। भुवन आगे बढ़ता है। मुझे तो उसी दिन पता लग गया था जिस दिन आद्या और कुंवर अकेले में बात कर रहे थे। खैर अंकल, किसी और के प्यार को अपनी ज़िंदगी में लाकर मैं 3 ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। इसलिए आज सगाई मेरी और आद्या की नहीं बल्कि कुंवर और आद्या की होगी। जी भाई साहब, भुवन बिल्कुल सही कह रहा है। भुवन के माँ पापा कुंवर और उसकी माँ को आगे करते हैं। बेटा आओ, आद्या तुम्हारी अमानत है। आद्या के पापा भी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। मुझे तो कुंवर पहले से ही पसंद था। उनकी बात सुन सब हंसने लगते हैं। पंडित जी बोल उठते हैं, मुहूर्त का समय निकल रहा है। फौरन कुंवर की माँ सगाई का सामान रौनी से मंगवाती हैं। कुंवर भी तैयार हो जाता है। अब लग रही है ना जोड़ी अच्छी? भुवन मजाक करता है। पहले नहीं बता सकते थे? आद्या गुस्से से कुंवर से बोलती है। तुम सुन ही नहीं रही थी? अरे अरे, लड़ना बाद में। सगाई संपन्न हो जाती है और ऐसे आद्या बन जाती है मिसेस कुंवर। और इस तरह दो दोस्त जिनके दिल प्यार में डूबे थे एक हो जाते हैं।